नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 7 के स्टूडेंट के डिमांड पर जो है कल होने वाली गणित विषय की परीक्षा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है मैं सीरीज लेकर आया हूं। तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद तय मानिए काफी सारा क्वेश्चन आपका कल एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। क्या पूछा गया है? दो सर्वांगसम कोणों में एक कोण की माप 50 डिग्री हो तो दूसरे कोण की माप निम्नलिखित में से क्या होगी, पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? बराबर। दोस्तों यहां प्रश्न में दो सर्वांगसम कोण का बात किया गया है। कितना? दो सर्वांगसम कोण का बात किया गया है और सर्वांगसम कोण का मतलब हम लोग जानते हैं क्या, उसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, इसलिए जो अगर पहला वाला कोण अगर 50 डिग्री है दोस्तों, पहला वाला कोण अगर 50 डिग्री है तो उसके बाद वाला कोण भी क्या होगा? 50 डिग्री ही होगा। तो यहां आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या पूछा गया? यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है, एक आयत जिसकी लंबाई 24 मीटर तथा चौड़ाई जो है 18 मीटर है। लंबाई कितना है? 24 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल निम्नांकित विकल्पों से चुनकर लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि आयत जो होता है उसमें दिया गया आपका दो चीज, एक लंबाई भी दिया गया आयत का और आयत का चौड़ाई भी दिया गया। लंबाई 24 मीटर है और चौड़ाई आपका 18 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लंबाई का जगह लंबाई का मान और चौड़ाई का जगह चौड़ाई का मान, जब आप दोनों को गुना कीजिएगा तो 432 वर्ग मीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं आगे के होने वाले एग्जाम्स का भी आप लोगों को बेहतर तैयारी करवा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया दोस्तों, ये आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के इंग्लिश में हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो दोस्तों? बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक भुजा 7 है तो बाकी दो भुजाएं भी क्या होगी? 7-7 होगी। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों? तो सबसे पहले आप स्केल से जो है आप 7 सेंटीमीटर खींच लीजिएगा। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा? कॉम्पास लीजिएगा, कॉम्पास से दोनों छोर को आप जो है कॉम्पास को बैठाइएगा। ठीक है, और जो आपका आएगा उस कॉम्पास को इस छोर पे भी रखिएगा इधर, और इधर से काटिएगा जहां आपका 7 सेंटीमीटर हो रहा हो। ठीक है, और फिर इधर से भी कॉम्पास को बैठाइएगा और इधर भी काटिएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कीजिएगा? आपस में मिला दीजिएगा। इन दोनों को क्या कीजिएगा? आपस में मिला दीजिएगा। ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा देखिएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को बना देना, आप लोग को एग्जाम में 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया है 16,900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो है आंसर दे दिया गया। कितना दिया गया दोस्तों? 16,900। कितना दिया गया? 16,900। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16,900। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? रूट में बदलेगा। किस में बदलेगा दोस्तों? रूट में। ठीक है, अगर हम लोग इसको चाहे लिखने तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 169 इंटू 100, इसको तोड़ के लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों? 13 का होता है। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों? 10 का होता है। दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा? 130 आएगा। ठीक है, और वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए बोला गया, तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुना भुजा। √2 गुना क्या होता है? भुजा। ठीक है, तो आपका भुजा आप लोगों ने निकाल के रखा है कितना? 130। ठीक है, आप दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना? 130√2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में 4 मार्क्स दिलाने वाले हैं। ठीक है, पूछा गया है दिए गए माप के अनुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप फिगर देख पा रहे हैं। इस फिगर में जो है आपको छायांकित भाग यानी कलर किया वाला भाग का क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो इसमें आपको ये वाला पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा, तब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल का आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन रहने पर
हम यहाँ पे खुद से उस फिगर को ड्रॉ करेंगे ताकि जो है हम अपने हिसाब से इसको सॉल्व करके दिखा पाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे एक अल्फाबेटिकल नेम दे दिया ताकि ये जल्दी से मैथ बन जाए। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे आप एक देख पा रहे हैं त्रिभुज भी है, इसका भी नामकरण करना जरूरी है। तो इसका नाम क्या दे दिए, यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। ठीक है, तो बी ई सी, ठीक है, तो बीईसी यहाँ पे एक त्रिभुज का भी एक नामकरण हो चुका है। अब हम लोग आराम से जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ए बी सी डी जो है ये आपका क्या है दोस्तों, ये जो आप ए बी सी डी देख पा रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और अंदर में क्या है दोस्तों, एक त्रिभुज भी है, अंदर में क्या है, एक त्रिभुज भी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का नाम क्या है दोस्तों, त्रिभुज का नाम आप लोगों ने देखा क्या है, बी ई सी। ठीक है, क्या है, बी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो मेरा ये जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल में जो है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, आधार गुना ऊंचाई। तो मेरा आधार कौन है, बीसी है। आधार कौन है दोस्तों, बीसी। और ऊंचाई कौन है, मेरा ऊंचाई है ईएफ। ऊंचाई कौन है दोस्तों, ईएफ है। ठीक है, अब इधर जो है इसका फॉर्मूला में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 बीसी इंटू ईएफ हो गया इधर। तो ये बीसी का वैल्यू क्या है, 6। बीसी का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 6। और ईएफ का वैल्यू क्या है, 4 है। उसी तरह इधर 1/2 का जगह 1/2, बीसी का वैल्यू कितना है, 6 और ईएफ का वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, तो 6 चौक क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, और इधर हम काटेंगे 2 का टेबल में 6 को, तो के बार में कटेगा 3 बार में, और 3 को 4 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 12। ठीक है, तो 24 से 12 माइनस करेंगे तो मेरा निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकला मेरा क्या दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप लोग को कैलकुलेट करना है। इसको एक बार अभी आप लोग रात में प्रैक्टिस कीजिए, एक बार मॉर्निंग में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस टाइप का जो छायांकित भाग वाला चैप्टर वाला जो क्वेश्चन होगा ना क्षेत्रफल में, आप लोग उसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपको जो है सब्जेक्टिव में 4 मार्क्स दिलाने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया, एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पीसती है, उसे 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, जो दिया गया उसको पहले लिखते हैं। 20 किलोग्राम गेहूं के लिए कितना समय लगता है दोस्तों, तो 20 किलोग्राम गेहूं के लिए आप लोगों ने देखा 1 घंटा, तो बराबर 1 घंटा लिखे। तो दोस्तों 1 किलोग्राम के लिए कितना लगेगा, तो 1 किलोग्राम करेंगे तो ये जो 20 गुना में अभी ये कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 1/20 घंटा। ठीक है, अब दोस्तों हमको कितना के लिए निकालने बोला गया, जितना के लिए निकालने बोला जाता है उसको गुना कर देते हैं। तो 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में लगा समय बराबर 40 गुना 1/20, काट देंगे इसको, के बार में कटेगा, 2 बार में, तो कितना समय लगा दोस्तों, 2 घंटा। कितना समय लगा, 2 घंटा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ये सब आप लोग मौखिक भी कर सकते हैं। ठीक है, जो दुकान जाते हैं कुछ सामान खरीदते हैं वो लोग इस चीज क्वेश्चंस को मौखिक भी करके आंसर्स ला सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछेगा तो आपको इस तरह से बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है 10 कलम का मूल्य जो है 50 रुपए हो। 10 कलम का मूल्य क्या बोला है, 50 रुपए, तो 15 कलम का मूल्य ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे इसका। उसी तरह से 10 कलम का मूल्य बराबर कितना लिखेंगे, 50, तो 1 कलम का मूल्य क्या होगा, 50/100। ठीक है, 50/10, इसको काटेंगे 50/10 को, तो 10 का पार्ट है 50 के बारे में 5 बार में, तो यहाँ आपका आ गया 5। ठीक है, निकालने कितना के लिए बोला गया, जितना के लिए निकालने बोला जाता है उसको क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। तो ये जो वैल्यू है इसको गुना कर देंगे किसके साथ, 15 के साथ, तो मेरा निकल जाएगा 15 कलम का मूल्य। तो 15 कलम का मूल्य बराबर 15 गुना 5। ठीक है, तो आपका आ गया 75। ये हो गया आपका क्या, करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं क्या बोला गया है यहाँ पे, नमिता के पास बुक में 1400 जमा है। कितना है दोस्तों, 1400 जमा है। ठीक है, यानी उसके खाते में कितना है, बैंक का खाता में उसका 1400 है। ठीक है, ब्याज की दर 4% वार्षिक है। कितना प्रतिशत वार्षिक है दोस्तों, 4% वार्षिक है। ठीक है, कितने वर्षों बाद, यानी समय का बात किया है, कितने वर्षों बाद ब्याज की राशि भी दिया हुआ है 140। तो जो जो चीज आपको दिया है उसको आपको लिखना है। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 1400, ये है आपका मूलधन। ठीक है, कितना प्रतिशत दर के साथ बोला है, 4%, तो दर भी दिया है 4%, और ब्याज की राशि भी आपका दिया है 140, तो ब्याज बराबर 140। ठीक है,
क्या निकालने बोला है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने अभी पढ़ा कितने वर्षों के बाद, यानी समय निकालने बोला है। समय का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना दर। ठीक है, आप लोग मान को बैठाइएगा। मान को बैठाने के बाद जब आप लोग देखिएगा ब्याज की जगह ब्याज का मान 140 है तो 140, मूलधन की जगह मूलधन का मान बैठाएं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्मूला में 100 था तो 100 बैठाएं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा 4 है दर तो यहाँ 4 बैठाएं। 140 का पहाड़ा में 1400 के बार में कटा दोस्तों 10 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 शून्य और 1 शून्य कट गया तो आपका बचेगा क्या, 10/4। क्या बचा दोस्तों, 10/4। ठीक है, आपका ये कट जाएगा, दोनों 2 का पहाड़ा में 2 5 10। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको जब फिर डिवाइड दीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग आंसर को करेक्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। क्या बोला गया, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 750 होता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो जो चीज दिया आप लोग बैठाते चलिए। आपका दर दिया गया 5%, समय दिया गया 3 साल का 3 वर्ष। ठीक है, और ब्याज दिया हुआ है कितना 750, तो वो तीनों चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या निकालने बोला है, तो यहाँ पे धन निकालने बोला है, यानी मूलधन का ज्ञात करने बोला है। और मूलधन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्या होगा, ब्याज गुने 100 बटा दर गुना समय। ठीक है, जहां मूलधन होता था वहां क्या हो जाएगा, बस समय हो जाएगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला में। उसके बाद दोस्तों आप लोग जो जहां है उसका मान बैठाइए, कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 5000। जब लोग पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, 5000 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग लाभ हानि चैप्टर क्लास 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आप लोगों का कई बार क्लास 7 के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्या पूछा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक खिलौना 75 रुपए में खरीद कर 100 में बेचते हैं। कितना में आप खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हैं 75 में और बेच रहे हैं कितना में, 100 में। ठीक है, तो क्या बोला है, लाभ एवं प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो दोस्तों इजी है, आप लोग आराम से बैठा सकते हैं इसको। सबसे पहले जो हम लोग खुद खरीद के दुकानदार लाता है उसको कहते हैं क्रय मूल्य। उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो खिलौना का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 75 में हम खरीद रहे हैं तो इसलिए क्रय मूल्य। ठीक है, हम विक्रय कर रहे हैं कितना में, 100 पे। ठीक है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना लिखेंगे, 100। ठीक है, आप लोग ऑटोमेटिक देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्रय मूल्य से ज्यादा क्या है, विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य से ज्यादा क्या है, विक्रय मूल्य है। 75 में खरीदे 100 में बेचे तो ऑटोमेटिक कोई भी बच्चा देख के बोल देगा मेरा लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य मेरा क्या था, 100 बैठाएंगे। क्रय मूल्य क्या था, 75, तो यहाँ 75 माइनस करेंगे तो मेरा लाभ कितना निकला दोस्तों, 25 रुपए का लाभ निकला। लेकिन हमको यहाँ तक ही आंसर नहीं निकालने बोला है। ठीक है, हमको बोला है लाभ प्रतिशत निकालने। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ आपका 25 निकला, 25 बैठाइएगा, 100 की जगह 100 बैठाएंगे और 75 यहाँ क्रय मूल्य था तो हम लोग 75 बैठाएंगे। 25 का पहाड़ा में 75 के बार में कट जाएगा दोस्तों, 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो 100 बट्टे 3। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा इतना प्रतिशत। ठीक है, तो अब दोस्तों इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी आप लोग देख लीजिए। तो 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया गया है, आपको बस वृत्त, ये जो वृत्त है इस वृत्त का आपको ये त्रिज्या निकालना है। इसका क्या निकालना है दोस्तों, त्रिज्या। त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से। किससे सूचित करते हैं, आर से। तो आप सभी जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दोस्तों वही हम लोगों ने लिखा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल के नीचे आपका क्षेत्रफल का मान बैठा दिए। पाई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 22/7 और आर के बार है दोस्तों, आर का स्क्वायर है तो आर इंटू आर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो आप देख रहे हैं आर दोनों को अकेले रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अकेले रख दिए। अब 22 जो है इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 22 नीचे आ जाएगा और 7 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, 22 का पहाड़ा में 54 के बार में कटेगा, 7 बार में, के बार में कटेगा 7। यानी आपका यहाँ पे दोस्तों बच रहा है क्या, आर इंटू आर करिएगा तो होगा आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7। ठीक है, अब यहाँ पे r को अकेले निकालना है तो ये अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो ये किस में बदल जाएगा, रूट में। किस में बदलेगा दोस्तों, रूट में। और यहाँ पे 2 7 है तो रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो r बराबर क्या निकल जाएगा, 7। कितना निकल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो r बराबर इसलिए क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है एग्जाम में इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ये भी क्वेश्चन कल आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हो सकता है इसमें माध्य दे दे, माध्यिका दे दे या बहुलक दे दे, ठीक है। मैं तीनों को ही जो है आप लोग को बता देता हूँ, एक ही क्वेश्चन से आपका तीनों क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको आंकड़ा दिया गया है, यहाँ पे बहुलक के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले छोटा से बड़ा हम लोग सजा लेंगे, ठीक है। तो छोटा से बड़ा हम लोगों ने सजा लिया। अब उसके बाद आप लोग जानते हैं क्या करते हैं, माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे सभी प्रेक्षणों का योग यानी 6 + 10 + 10 + 11 + 13 बटे क्या होगा, कि एगो प्रेक्षण, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेक्षणों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो बट्टे 5, जब आप सभी को जोड़िएगा तो आपका आएगा 50 और 50 को भाग दे दीजिए कितना से, 5 से। तो 5 का पहाड़ हम 50 के बार में कट जाएगा, 10 बार में, तो आपका माध्य निकल गया 10, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप माध्यिका निकालने के लिए बोला गया, तो आप जो आंकड़ा देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या पुट करना है, यहाँ पे आपको पुट करना है क्या, n + 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो आंकड़ा है ये सम में है कि विषम में है। अगर विषम में है तो विषम के लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2, क्योंकि यहाँ देखिए आंकड़ों की जो टोटल संख्या है वो है 5, और 5 क्या होता है, विषम होता है। और विषम संख्या की स्थिति में हम लोग जो फॉर्मूला बैठाते हैं माध्यिका के लिए, n + 1/2 वहाँ पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं, n + 1/2 वहाँ पद, ठीक है। तो टोटल के गो है, 5 गो है, तो 5 की जगह 5, नंबर 5 ही है, 5 को आंकड़ा है ना आपके पास, तो 5, ठीक है। फॉर्मूला में 1 है प्लस, तो 1 बैठाएंगे /2, ठीक है। अब यहाँ हो गया 6/2 के बार में कटेगा 3, तो 3वां पद यहाँ क्या होगा, वहाँ होगा, यहाँ क्या होगा दोस्तों, वहाँ, ठीक है। तो 3वां पद में देखिए कौन है, 3वां पद में कौन है दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3, 3 नंबर में कौन है दोस्तों, 10 है, 3 नंबर में कौन है, 10 है। तो आपका आंसर भी क्या होगा, माध्यिका का 10 होगा, ठीक है। चलिए अब बोला गया है क्या, मैंने माध्य भी निकाल लिया, माध्यिका भी निकाल लिया, बहुलक निकालने के लिए बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों, बहुलक निकालने के लिए, ठीक है। तो बहुलक के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुलक जो जितना बार जो आता है वही बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 10 आया, तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 जो होगा आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे, मेरा माध्य भी 10, माध्यिका भी 10 और बहुलक भी क्या आया, 10। आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो आता है कौन आया, उसी को हम बहुलक कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 10 जो है यहाँ 2 बार आया, तो मेरा बहुलक जो होगा 10 ही होगा, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों का ही जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का ही आंसर क्या होगा, 10 जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया, और ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछे तो ये आपका 5 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जो क्वेश्चंस मैंने लिया है ये आपके मंथली असेसमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया, क्योंकि आप लोगों का मॉडल सेट जारी नहीं किया गया था, आप लोगों का मंथली असेसमेंट से ही आप लोगों को प्रैक्टिस कराया गया। तो हो सकता है कि आप लोगों को मंथली असेसमेंट से क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसलिए आप लोग मंथली असेसमेंट को भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो जो मंथली असेसमेंट से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको मैंने अभी अपने सीरीज में शामिल किया है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया पद p² / 6 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे p² / 6 का पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कोई भी अल्फाबेट रहता है, कोई भी अक्षर रहता है, उसके साथ अगर कुछ नहीं हो तो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है दोस्तों, 1, ठीक है। तो आपका संख्यात्मक गुणांक बोला, तो आप देख पा रहे हैं संख्यात्मक गुणांक क्या है, 1/6, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, p² / 6 का संख्यात्मक गुणांक क्या है, 1/6। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्या पूछा है कि यदि x = 2 हो, यदि x = 2 हो तो बहुपद x² - 1 का मान क्या होगा, पूछा गया है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले आप लोग को जो दिया गया वो आप लोग सजा लीजिएगा, x = 2, ठीक है। तो px का वैल्यू दिया गया x² - 1 दिया गया, आप लोग लिख लीजिएगा। जहां x है वहां हमको क्या बैठाना दोस्तों, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 4 हो जाएगा, और 1 की जगह 1, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 3 आपका बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर जो निकला 3, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाना है। अगर आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव में आए तो आप लोग आंसर में डायरेक्ट रफ में आंसर बनाइएगा, आप लोग को अलग से पेपर दिया जाएगा, उसमें इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और जो आपको बुक दिया जाएगा इसमें आपको क्या करना है, उसमें टिक लगाना है। जो आप लोग को दिया जाएगा क्वेश्चन उसमें आपको क्या करना है, टिक लगाना है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग का सब्जेक्टिव में आए, ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाला सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो उसमें आप लोग इस तरह से सॉल्व करके दिखाइएगा, ठीक है। उसमें आपका टिक लगाने वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों प्रोसेस से आप लोग को समझा दिया हर एक क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हो दोस्तों, इसमें आप लोगों को मंथली असेसमेंट का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा। 5x + 3 बराबर 3x + 3 में x का मान निकालने बोला। किसका बोला है? x का मान। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया गया उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया गया उसको लिख लेंगे। x को क्या करना है? x की तरफ लाना है। x को क्या करना है? x की तरफ। यहाँ 3x जो है प्लस में है, इधर आएगा क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा। ठीक है, और ये जो संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे। संख्या किधर ले जाएंगे? संख्या की तरफ। ये 3 किस में है? प्लस में। इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, तो 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा, और 3 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, x को अकेले करना है, मल्टीप्लाई में ये आएगा, डिवाइड में आएगा, तो 2 से 0 को भागा देंगे तो x कितना निकल जाएगा? 0 निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स दिलाने वाले हैं, तो दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा। 3 लगातार सम संख्याओं का योग क्या बोला है? 36 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले यहाँ देखिए, 3 लगातार किस टाइप का संख्या का बात किया है? सम संख्या। गणित में सम संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है दोस्तों जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, जैसे 2 से 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, या इसी को हम दूसरा तरीके से कह सकते हैं, सभी सम अंक 2 के गुणज होते हैं। 2 का गुणज है कि नहीं? देख लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को जो है क्वेश्चन में जो बोला गया उसे हमको करना है। ठीक है, तो माना कि हम लोग पहले वाले जो संख्या होता है उसका हम लोग क्या मानते हैं? x मानते हैं। तो दूसरी संख्या क्या होगा? सम बोला है तो 2 लेंगे, x + 2। ठीक है, उसके बाद अगला जो सम संख्या होगा वो क्या होगा? x + 4 होगा। ठीक है, तो 3 हम लोग ले लिए। ठीक है, अब इन तीनों को क्या करना है? योग करना है। तीनों का योग करना है, तो तीनों को योग में हम लोगों ने दिखा दिया। ठीक है, अब योग में दिखाने के बाद इनका योगफल कितना होगा दोस्तों? 36। तो 36 यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जितना भी x है दोस्तों सबको एक साथ अगर हम लोग दिखाएंगे तो टोटल कितना x है दोस्तों? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 3x है, 3x है। ठीक है, तो हम लोग 3x लिखेंगे। और संख्या में कौन कौन है दोस्तों? यहाँ पे संख्या में 2 और 4 है, तो 2 और 4 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग संख्या को उधर ले जाते हैं, तो 6 जो है प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? माइनस होगा, तो 36 से माइनस होगा 6। ठीक है, तो 36 से 6 माइनस होगा तो आपका 30 हो जाएगा। यहाँ 3 जो है गुना में है, अगर x अकेले रहेगा तो 3 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा? भागा होगा। ठीक है, सिंपल भाषा में समझा रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी समझ में आए। ठीक है, तो 3 से 30 के बार में कट जाएगा 10 बार में, तो आपका x जो निकल चुका है 10 निकल चुका है। ठीक है, तो पहले हम लोग को छोटी संख्या पता करना है ना, तो पहले हम लोग तीनों सीरीज को सजा लेते हैं, उसमें हमको छोटी संख्या सबसे पता चल जाएगा। तो पहली संख्या तो आप लोगों ने क्या माना था? x, तो x तो मेरा आया 10। ठीक है, दूसरा संख्या को x + 2 माने थे, तो x + 2 यानी आपका निकल जाएगा 10 + 2 बराबर 12। ठीक है, और तीसरी संख्या हम लोगों ने माना था x + आपका 4। ठीक है, यानी आपका निकल गया 10 + 4 बराबर 14। तो सबसे छोटी संख्या कौन है दोस्तों? इसलिए सबसे छोटी संख्या वो कौन होगी दोस्तों? ये क्या 10 जो होगा यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 10 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यही आपको निकालना था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। जितना क्वेश्चन मैंने बताया दोस्तों, इससे आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए, और इस चैप्टर से भी जितने आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, जितना आप लोग एक्स्ट्रा कर सकते हैं, मैंने जैसा बताया, तो आप लोग तय मानिए कि आप लोग का अच्छा से अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में। जो क्वेश्चन आपको पहले मैथ्स में आता है उसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आप टच कर पाइएगा उस क्वेश्चन को टिक आउट करके आइएगा, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको तो बना के दिखाना है, तो इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन को बना के आप लोग को दिखाया, ताकि आप लोग एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छा मार्क्स ला पाए। तो दोस्तों दिमाग को ठंडा रखिएगा, जितना मैंने बताया उसको 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसी चैप्टर से जो चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस आप लोग को कराया, उस चैप्टर को आप लोग 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए। आप लोग बेहतर से बेहतर मार्क्स लाइएगा। दोस्तों आप लोग को मेरे तरफ से बेस्ट विशेष, आप लोग का जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, अगर आप लोग चाहिएगा तो मैं उसका भी सीरीज लेके आऊंगा, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स ला पाए। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये सीरीज कैसा लगा। आप लोग आगे के एग्जाम्स के लिए जो है, आगे के सब्जेक्ट्स के लिए किन किन विषयों की तैयारी करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आशा करते हो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।